वेलकम टू इंडिया एंड द वर्ल्ड। और आपको ध्यान रखना होगा कि फॉरेन पॉलिसी में इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कभी कभी जवाब सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि दूसरे मुल्क को ये पता रहे कि हम अभी भी एक सॉवरेन नेशन है। उर्दू में कहें तो खुद मुख्तार मुल्क हैं, शुद्ध हिंदी में कहें तो स्वायत्तशाही नेशन है। कहने का मतलब यह है कि हमारी पॉलिसी दूसरे किसी देश के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं की जा सकती, हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं। ये सब ज़रूरी है जवाब देने। जब आप जवाब देते हैं तो पता चलता है कि भाई आप सुनोगे नहीं किसी की, वही काम करोगे जो आपके देश के लिए ज़रूरी है। फिर भी आजकल हम देख रहे हैं कि आजकल नहीं, वैसे पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ लगातार कि हम अमेरिका को जवाब नहीं देते। पहले एक समय था जब हमारी एक छोटी सी डिप्लोमेट को अमेरिका ने बदतमीजी पेश की थी तो हमने अमेरिका की जो एम्बेसी है उसके सामने से सुरक्षा हटा ली थी, उसके कर्मचारियों को इंडिया से वापस भेज दिया था। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मैं जिंदा था तब। आप ठीक है ना, आप में से कई लोग जो है पॉलिटिकली अवेयर अभी पिछले 7-8 साल में हुए होंगे, तो आपने वो दौर देखा नहीं है। ठीक है, वो दौर था जब इंडिया जो है अमेरिका के प्रतिबंधों को भी आंख दिखा देता था। बट आजकल हम कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, स्पेशली अमेरिका का। वहां का राष्ट्रपति 1000 बार क्रेडिट लेता है कि उसने ये किया, उसने वो किया। हम उसको ये नहीं बोलते कि आदमी झूठ बोल रहा है। क्यों नहीं बोलते, ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि अगर हम बोलेंगे तो फिर वो कुछ और बोलेगा, है ना। वो कुछ और बोलेगा तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली चीजें कैसी हो। एनीवेज, अगर मेरे को पैसा लगाना हो किस बात पे कि डोनाल्ड ट्रंप सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, तो मैं झूठ बोलने पे ही लगाऊंगा यार। क्योंकि जो इंसान बचपन से झूठ बोलते आ रहा है, बार बार झूठ बोलता है, ये बात है। मैं ये नहीं मानता कि डोनाल्ड ट्रंप, कमाला हैरिस या फिर हिलरी क्लिंटन से बदतर है, मैं ये नहीं मानता। मेरा मानना है कि तीनों के तीनों ही, और जो बाइडन को भी आप जोड़ लीजिए, तीनों के तीनों ही ह्यूमैनिटी के लिए अच्छे लोग नहीं है, चारों के चारों। ठीक है, तो मैं ऐसा मत समझिए कि मैं इसके खिलाफ बोल रहा हूँ तो दूसरों के पक्ष में नहीं। पर उसकी आदत है झूठ बोलने की, चीज़ों को एग्जैजरेट करने। पर फिर भी जो दूसरे देश हैं, जैसे चाइना ने जवाब दिया, वियतनाम जैसे छोटा देश है उसने तक जवाब दिया, पर हम जवाब नहीं दे रहे हैं। कारण बहुत सिंपल सा है। मैं आपको बताता, पहले बात मैं बताता हूँ कि कारण क्या है, और फिर मैं एक्चुअली एनालिटिकल तरीके से जवाब देने की कोशिश करता हूँ, एक एक शब्द का, एक एक लाइन का, है ना। आई होप दैट मेक सेंस। ठीक, तो कारण देखिए, कारण जो है वो दो लॉबी है जिनकी वजह से हम अमेरिका से ज़्यादा बकचोदी करते नहीं आजकल। पहला वो लॉबी है जो अजीब सा है। बोलो तो दुनिया में वो जो लॉबी है ना, वो कुछ और काम करती है, बट इंडिया के लिए वो लॉबी जो है ना कुछ और काम करती है। मैं आपको समझाता हूँ, मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। इजरायली लॉबी और चाइनीज़ लॉबी। ये जो चाइनीज सिटीजन है और जो इजरायली सिटीजन है जो अमेरिका में रह रहे हैं, प्रवासी, जो डायस्पोरा जिनको कहा जाता है, ये डायस्पोरा अपने देश के लिए सही नीति के लिए अमेरिकन जो लेजिस्लेटर है उन पर दबाव डालते हैं और अपने देश के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आते हैं अमेरिका। हमारी भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, इजराइल से कहीं ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग हमारे हैं अमेरिका में। चाइना के बाद हम दूसरी अप्रवासी लॉबी हैं, लॉबी नहीं, दूसरी अप्रवासी जनसंख्या है। और हमारी लॉबी कमज़ोर नहीं है, हमारी भी लॉबी बड़ी है। बट हमारी लॉबी एक्चुअली क्या करती है, वो अमेरिका में रहती है और फिर इंडिया की गवर्नमेंट पे दबाव डालती है कि वो वही करे जो अमेरिका के पक्ष। समझ रहे हैं, ये तो होगी नंबर 1। और दूसरी लॉबी हमारे देश के अंदर के बिजनेसमैनों की लॉबी है, जिनके सारे के सारे संबंध, सारे के सारा पैसा जो है बहुत हद तक अमेरिका से जुड़ा हुआ। इसलिए वो नहीं चाहते कि उनके खरीदार का मूड खराब हो, इसीलिए आपके देश के हित जो है वो दिक्कत में। एक तरफ हमारे ही लोग जो बाहर गए हैं, हमारे तरफ से लॉबी करने की जगह हम पे ही भौंक रहे हैं कि ऐसा करिए। दूसरी तरफ हमारे ही लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं अमेरिका के साथ, तो बोलते हैं भाई हमारा जो खरीदार है, हमारा ग्राहक है, वो नाराज हो जाएगा, आप उसको नाराज। तो मैं समझ सकता हूँ सरकार की मजबूरी, पर आपकी मेरी तो कोई मजबूरी नहीं है ना, हम तो जवाब दे सकते हैं ना। सो दिस इज माई आंसर टू अमेरिकन सो कॉल्ड प्रेसिडेंट। वैसे पाकिस्तान में एक परमानेंट स्टेट है, इस बारे में कोई बात करेंगे कि दुनिया के किन देशों में एक परमानेंट स्टेट होता है जहां पे वो सरकार वही चलाते हैं। अमेरिका में भी सरकार परमानेंट स्टेट ही चलाती है, चाहे राष्ट्रपति कोई हो, और पाकिस्तान में भी सरकार परमानेंट स्टेट ही चलाती है, चाहे सरकार कोई भी, है ना। एनीवेज, सबसे पहले एक ट्वीट तो आपने सुना होगा जो इंडिया के बारे में किया डोनाल्ड ट्रंप ने, बट उसके अलावा एक और ट्वीट है जो पाकिस्तान के बारे में किया डोनाल्ड ट्रंप ने, ताकि वो हमको बता सके कि देखो अगर तुमने हमारे से नहीं किया ना, सब बात पैसे की है, सब पैसे का खेल है। वो जो अमेरिका जो हमारी लॉबी करती है ना अपने बिजनेसमैनों के फायदे की बात, वो जो डील करना चाह रहा है अमेरिका के लिए, वो भी उनके बिजनेसमैनों के प्रॉफिट की बात कर रहा है। ठीक है ना। एनीवेज, पहले जो पाकिस्तान के लेकर ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, वो मैं आपको बताता हूँ और फिर हम उसको चलते हैं कि लाइन बाय लाइन कैसे क्या है। ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, वी हैव जस्ट कंक्लूडेड अ डील विथ country of Pakistan whereby Pakistan and United States will work together on developing their massive oil reserve. मैं आप वो कोट नहीं लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने, बट ले लीजिएगा। वी आर इन प्रोसेस ऑफ चूजिंग द ऑयल कंपनी दैट विल लीड द पार्टनरशिप, हु नोज मे बी दे विल बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे। हु नोज। चलो शुरू करते हैं।
पहली बात ना, शुरू करने के पहले मैं आपको 3 किताबें रिकमेंड करूं। 3 किताबें हैं। नंबर 1 किताब जो है वो है गैरिसन स्टेट। गैरिसन स्टेट आपको पढ़नी चाहिए। नंबर 2 किताब जो है वो है बिटवीन मुल्ला एंड द मॉस्क। और नंबर 3 किताब जो है, मैं नाम भूल रहा हूँ, नंबर 3 किताब जो है, हाँ, मैग्निफिसेंट डायल्यूशंस। ये 3 किताबें कम से कम आपको पढ़नी चाहिए। वैसे इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान में परमानेंट स्टेट का क्या स्ट्रक्चर है। मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, इन तीनों किताबों को आप पढ़ेंगे ना तो यार कहीं ना कहीं आपको पाकिस्तानी जो टेक्निक है ना अमेरिका को हैंडल करने की, उसको तारीफ करना। वो रशिया के खिलाफ भी पैसा लेते हैं, चाइना के खिलाफ भी पैसा लेते हैं, चाइना के साथ काम कर लेते हैं, रशिया के खिलाफ भी पैसा लेते हैं, रशिया के साथ भी काम कर लेते हैं। वो अमेरिका को ऐसी गैया मान के बैठे हैं जो कभी इस बहाने से दौह लेते हैं, कभी उस बहाने से दौह लेते हैं। बट वो गैया जो है वो पिछले 70 साल से दौह रहे हैं लगातार, ठीक है। और उस गैया को लग रहा है कि ये मेरे पक्ष में है, ठीक है ना। वो अमेरिका से ओसामा बिन लादेन के खिलाफ भी पैसा लेते हैं और ओसामा बिन लादेन को भी अपने पास रख लेते हैं। वो अमेरिका से तालिबान के खिलाफ भी पैसा लेते हैं और तालिबान को भी अपने पास रख लेते हैं, है ना। तो इंटरेस्टिंग है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, वही क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी कई लॉलीपॉप अमेरिका को थमाए हैं। और उन्हीं में से एक और लॉलीपॉप जो है वो है कि हमारे पास ना बहुत बड़े ऑयल रिजर्व। वैसे वहाँ पे कोयले के रिजर्व हैं जो एक्चुअल में है, वो एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान। बट जो ऑयल रिजर्व वाली बात है ना, ये पहली बार नहीं आई है। पहली बार 70s में आई थी, फिर नवाज शरीफ की जो सेकंड टर्म है 99 के आसपास उसमें आई थी, फिर इमरान खान की टर्म है उसमें आई थी। हर बार यही दावा किया गया कि ऑयल इतना है हमारी ज़मीन के नीचे कि भैया ऐसा और वैसा, ठीक है। एक समय रियो टिंटो आई थी वहाँ पे देखने की भैया ऑयल है कि कहीं पे, फिर 2 बार टर्की की कंपनियां आई ऑयल है देखने की कहीं है। और अब उन्होंने सेम लॉलीपॉप जो रियो टिंटो वाले जूठा करके गए हैं और टर्की वाले जूठा करके गए हैं, वही लॉलीपॉप अमेरिका के मुंह में घुसेड़ दिया कि भाई देखो ऑयल ले लो यहाँ से, हमारे यहाँ से फ्री में, हमको दे देना थोड़ा बहुत, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रम्प इसलिए चाह रहा है, ठीक। तो मस्त है यार, मस्त लॉलीपॉप खिलाते हैं पाकिस्तान वाले और अमेरिका वाले खाते हैं। और मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं, खिलाओ साला, अमेरिका को जितना लूट सकते हैं ना लूटो। एनीवेज आगे अब शुरू से समझते हैं। वी हैव कंक्लूडेड अ डील विद पाकिस्तान कर्टेसी वेयर पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स विल वर्क टुगेदर डेवलपिंग massive oil reserves. Okay, we are in process of choosing oil company which will lead partnership. मैं आपको लिख के देता हूँ नीचे कहीं, कोई कंपनी तैयार नहीं होगी। एक समय था जो सोकेल जो है, वो सोकेल करके जो कंपनी है वो तैयार थी अफगानिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए तो वो तब भी तैयार नहीं, ठीक है ना। तो सोकेल करके कंपनी थी, वो अफगानिस्तान के लिए तैयार थी, पाकिस्तान के लिए तब भी नहीं थी। और मेरे को नहीं लगता कोई कंपनी करेगी। हाँ, टेक्सास बेस्ड छोटी मोटी कंपनियां कर सकती हैं, बट मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे वो आएंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उत्खनन करने का जो प्राइस है वो सस्ता होता, अच्छा खासा पैसा लगता है इवन नए रिजर्व ढूंढने में। ओके, एंड में डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए संदेश भेजता है, हु नोस मे बी दे विल बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे। अच्छा, इंडिया वाले ऑयल खरीदेंगे पाकिस्तान से, उसको पैसे देंगे ताकि पाकिस्तान वाले हथियार खरीद के इंडिया भी यूज कर सके। दोस्त, हमारी शक्ल वैसी होगी पर हम इतने चूतिया है नहीं, है ना, ठीक है। तो अब ये जो है ये डोनाल्ड ट्रंप ने सेटअप के लिए किया कि वो इंडिया को एंटेगनाइज करे। अब अगले ट्वीट पे चलते हैं, जिस ट्वीट की बात सारी दुनिया कर रही है। मैं पहले आपको पढ़ के बताता हूँ और फिर हम बात करेंगे कि एक एक चीज पे बात करेंगे कि कैसे वो सही भी हो सकता है, कैसे वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि रिमेंबर वाइल इंडिया इज अवर फ्रेंड। वैसे हमारी हरकतें नहीं है दोस्तों ऐसी, पर ठीक है, खैर मैं पढ़ देता हूँ फिर बात करते हैं। रिमेंबर इंडिया इज आवर फ्रेंड, वी हैव ओवर द ईयर्स डन रिलेटिवली लिटिल बिजनेस विद देम बिकॉज देयर टैरिफ्स आर far too high, among highest in the world, and they have the most strenuous and obnoxious non-monetary trade barriers of the country. Also, they have always bought a vast majority of their military equipment from Russia, and Russia's largest buyer of energy, along with China, at a time when everyone wants Russia to stop killing in Ukraine, है ना। यूक्रेन पता है आपको, रशिया के साइड से मिसाइल आ रही हैं और यूक्रेन के साइड से फूल फेंके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एनीवेज मैं बीच में फिर अटक गया। all things not good, India will therefore be। अब ये भैया कैप्स में, वैसे मेरे को कुछ साल तक पहले तक पता नहीं था कि ये जो कैप्स है ना, ये एम्फेटिक स्टेटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑल थिंग्स नॉट गुड, इंडिया विल देयरफॉर बी पेइंग टैरिफ ऑफ 25% प्लस अ पेनल्टी फॉर अबव स्टार्टिंग ऑन August 1st। थैंक यू फॉर द अटेंशन टू दिस मैटर, मागा। ओके, शुरू करते। रिमेंबर वाइल इंडिया इज आवर फ्रेंड। वैसे दोस्तों वाली हरकतें नहीं है, बट रिमेंबर इंडिया इज आवर फ्रेंड। जब इन लोगों ने हमको गेहूं भेजा था ना 60s में, तो गेहूं के साथ गाजर घास भी, ये दोस्तों वाली हरकत है। फिर 71 में जब हम पाकिस्तान से वॉर लड़ रहे थे ना, तो इनने हमारे खिलाफ बेड़ा भेज दिया था 16वां या 17वां, ठीक है।
सातवां, बाकायदा और रशिया ने बीच में आके इंटरवीन किया था। आप रशिया को बार बार भूल जाते हैं कि उसने कितने बार हमारा साथ दिया। रशिया की सबमरीन हमारे और अमेरिका के 7वें बेड़े के बीच में खड़ी हो गई थी, ठीक है, जिस वजह से वो नहीं आगे बढ़ सका। फिर 92 में हमको एक क्रायोजेनिक इंजन चाहिए था। क्या है कि हम सैटेलाइट जो है, हमने PSLV जब लगभग डेवलप कर लिया था, पेलोड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और GSLV डेवलप कर रहे थे, जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो उसके लिए जियो स्टेशनरी जगह में पहुंचाने के लिए हमें क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत पड़ती थी। क्रायोजेनिक एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंजन होता है, ठीक है ना, तो उसकी जरूरत पड़ रही थी। और क्योंकि हमारे रशिया से रिश्ते अच्छे थे ना, तो रशिया देने को तैयार था। अमेरिका का इसमें कोई संबंध नहीं था, रशिया और हमारे बीच में डील थी। पर क्योंकि उस समय तक सोवियत रूस का विघटन हो चुका था और रशिया एकदम से बहुत कमजोर हो गया था, और उस पर अमेरिका का दबाव आया कि भाई तुम इसको क्रायोजेनिक इंजन नहीं दे सकते, तो नहीं देंगे भाई, हमको क्रायोजेनिक इंजन नहीं मिला। बाद में हमने फिर जैसे तैसे जुगाड़ किया, है ना, खुद का ही बना लिया। अगर वो क्रायोजेनिक इंजन मिल जाता ना, तो इसरो जो है अभी आज से 10 साल आगे होता, ठीक है। फिर 99 के आसपास हम पे दुनिया भर के प्रतिबंध लगा दिए गए, ठीक है। उसके बाद जो है 2003 में हमारे यहाँ संसद पे हमला हुआ, फिर भी हमारा साथ नहीं दिया गया, क्योंकि भाई को पाकिस्तान का साथ चाहिए था तालिबान के खिलाफ, वही तालिबान के खिलाफ जिसको पाकिस्तानी शरण दे रहा था। ये तो चल रहा है चूतियापाई दुनिया में। खैर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्ती की तो मैंने आपको बता दिया कहानी। ओवर द ईयर्स डन रिलेटिवली लिटिल बिजनेस विद देम बिकॉज ऑफ देयर टैरिफ्स आर टू हाई। ये कह रहा है कि भाई हमारे अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ बहुत कम बिजनेस किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत हाई है। दोस्त, इंडिया और अमेरिका का बिजनेस कम नहीं है, बहुत है। मेरे ख्याल से हमारे अमेरिका के साथ बिजनेस इतना ज़्यादा है जिसका कोई और देश रिप्लेस नहीं कर सकता। कारण हम बहुत ज़्यादा अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। गुड्स कम करते हैं पर सर्विसेज बहुत ज़्यादा करते हैं। पूरा बैंगलोर की IT इंडस्ट्री जो है इसी पर डिपेंड करती है। बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चंडीगढ़, बहुत से देश है, बट हम बैंगलोर को मोस्टली सिलिकॉन वैली मानते हैं इंडिया का, तो मैंने वो नाम ले, दूसरे टेंशन ना लें, ठीक है। तो हम सर्विसेज बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, बट वो तो एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका से लेते तो नहीं है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास, हमारा और इंडिया का बिजनेस तो बहुत है, बट हमसे माल नहीं लेता है इंडिया। यार आपका माल हमारे यहाँ टिकता नहीं है। फोर्ड आई तो थी, कंपीट नहीं कर पाई, चली गई, ठीक है ना। तो इनको प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि हमारे और अमेरिका के बीच में बिजनेस कम है, प्रॉब्लम इस बात से है कि ये यहाँ पे अपनी चीज़ें बेचना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी और की चीज़ें खरीदने से, बस हमारी शर्त ये रहती है, वैसे हमारी आजकल नहीं रहती है शर्त, पहले रहती थी, कि भाई सिंपली है, आप यहाँ आइए, यहाँ प्रोडक्ट बनाइए और बेचिए। आप यहाँ पे आइए, शेवर्ले बनाइए, शेवर्ले टवेरा बनाइए, बेचिए। यहाँ पे आइए, फोर्ड इको स्पोर्ट बनाइए और बेचिए। पर ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते, तो हमें डायरेक्ट जो एक्सपोर्ट होता है ना, उसके लिए अपने बैरियर्स लगा रखे हैं, क्योंकि हमको अपनी लोकल इंडस्ट्रीज बचानी है, ठीक है ना, इसलिए। एनीवेज, हाँ वैसे मुझे मुझे नहीं है इन लोगों पे, ये बैरियर्स भी अगर हट जाएं तो कोई बड़ी बात, ठीक है। they have among the highest tariff too far higher. They have most strenuous and obnoxious non-monetary trade barriers of any country. आप समझ रहे हैं मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स ये होते हैं कि भाई आप यहाँ पे बेचेंगे तो हम इतना टैक्स लगाएंगे। पर हमारे कुछ बैरियर्स ऐसे हैं कि भाई आपको ये पर्टिकुलर चीज़ तो ये है कि इतनी बनानी ही पड़ेगी। दूसरी, अगर आपकी कंपनी यहाँ इन्वेस्ट कर रही है तो बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी हैं जहाँ पे आपको इंडियन पार्टनर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये नॉन मॉनिटरी हो गए, और आई डोंट थिंक सो दे आर रॉन्ग। उसी की वजह से हमारी इतनी तरक्की है। क्या है कि हमको जो चीज़ बनानी नहीं आती, सामने वाला अगर यहाँ आके बनाता है तो हम सीख लेते हैं। अगर नहीं बनाएगा तो हम नहीं सीखेंगे और ज़िंदगी भर उनके लिए डिपेंड करेंगे। मान लीजिए कभी हम किसी वॉर टाइप सिनारियो में चले जाएंगे तो हम कोई चीज़ बना ही नहीं पाएंगे। मैं इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपको दूँ, अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका जो है, क्योंकि एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, वहाँ पे रुपये से बड़ा कुछ नहीं है, सॉरी डॉलर से बड़ा कुछ नहीं है। बोलते ना द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। देखिए वहाँ पे डॉलर से बड़ा कुछ नहीं है। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका सब कुछ बनाता था, एक नंबर बनाता था, क्वालिटी भी अच्छी थी, सब कुछ था। फिर धीरे 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 वो अपनी सारी फैसिलिटी जो है वो एक्सपोर्ट करने लगे। मान लीजिए कि वो कार बनाते हैं डिट्रॉइट पे, सेम कार मैक्सिको में या चाइना में बनाने में सस्ती पड़ती है, तो बना वहाँ से अपना मार्जिन बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, तो आप वहाँ से बना के अपने ही देश में इम्पोर्ट कर लो उसको। और अपने ही देश में, क्योंकि आपकी ही सरकार है, तो आपने क्या किए हैं, टैरिफ कम रखे हैं इंपोर्ट के, तो आपने फ़ायदा तो कमा लिया पर इससे नुकसान भी हुए। पहली बात, वो जो फैक्ट्री अमेरिका में थी उन पे जो मजदूर काम करते थे उनकी नौकरी चली गई, है ना। नौकरी जाने से बहुत सी चीज़ें होती हैं। नौकरी जाने से सिर्फ ऐसा ही नहीं होता कि एक आदमी के सिर्फ पैसे आना बंद हो गया, वो चीज़ें खरीदना बंद कर देता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, वो दूसरी नौकरी ढूंढता है जो कम पैसे की है, ठीक है ना। तो उसके पास डिस्क्रिशनरी इनकम कम होती है। खैर वो इकोनॉमिक्स है, वो बाद में समझाऊंगा, समझ रहे ना आप। एक तो ये नुकसान होता। दूसरा, आपकी इंडस्ट्री की कार बनाने की कैपेबिलिटी कम हो गई अब।
ये कार बनाने की कैपेबिलिटी कार ही नहीं होती है। कल को आप वॉर टाइप सिनारियो में जाते हैं तो सेम कार कंपनियां होती हैं जो टैंक बनाती हैं, पर जब आपके यहाँ फैक्ट्री ही नहीं है कार की, तो वो कार क्या बनाएगी और टैंक क्या बनाएगी और घंटा क्या बनाएगी, ठीक है ना। तो दैट्स हाउ अमेरिका एक्सपोर्टेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अब अमेरिका सिर्फ हथियार बनाता है मेन तौर पे, और भी दूसरी चीजें बनाता है, बट दे आर नॉट दैट बिग। बाकी सारी चीजें जो है वो बाहर से बनवा के बुलवा लेता है, ठीक। अब एक बात आपको समझनी होगी कि मैंने ना कोविड के दौरान अमेरिका मास्क तक इंडिया और चाइना से इंपोर्ट कर रहा था, तो आपको पता चल, आप समझ सकते हैं कि कितना मैन्युफैक्चरिंग बेस यहाँ का खत्म हो चुका है, और सेम चीज वो हमसे चाहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो दे हैव बॉट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट इन फ्रॉम रशिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम बहुत बड़ी मात्रा में रशिया से अपना हथियार खरीदते हैं, बिल्कुल खरीदते हैं। पता है क्यों? पहली बात, रशिया वैल्यूएबल अलाय है। वो जब हमको हथियार बेचता है तो ये नहीं बोलता कि हम हथियार बेचेंगे तुमको, पर तुमको ये करना पड़ेगा। रशिया ने कभी ऐसी टर्म रखी है आपके सामने? नहीं ना। अमेरिका रखता है कि हम हथियार बेच रहे हैं, रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दो। बात सिंपल सी है, अगर हम पैसे दे रहे हैं तो हमको हथियार दो, मुंह मत चलाओ, ज्ञान मत दो। रशिया वैसे ही करता है। पर रशिया एक और बात करता है जो अमेरिका कभी नहीं करेगा। अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हथियारों के में। वो कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी आपको नहीं देंगे। पता है आपको, हमारी बेइज्जती करते हुए अमेरिका ने 1970 में जो विमान 1970 से बन रहा है ना F-16, बोला कि अगर आपको टेक्नोलॉजी चाहिए ना तो हम F-16 की दे देते हैं। यानी कि हम चूतिए हैं, 2025 में हम 1970 की टेक्नोलॉजी अपने यहाँ लेंगे, बाकी हम किसी विमान की टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। और अभी इंडिया में मस्त लॉबी चल रही है कि हम F-35 खरीदें। F-35 यूजलेस विमान है, ठीक है। खैर भटक गया लगता है। मैं आपको बताऊं फर्क दोनों में यह है, अगर हम रशिया से कोई चीज खरीदते हैं तो न सिर्फ हम वो विमान खरीदते हैं, बल्कि हम वो विमान बाद में इंडिया में बनाने की कैपेबिलिटी भी रशिया से सीखते हैं। रशिया हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है। बहुत से एग्जांपल इसके, ब्रह्मोस मिसाइल आपको पता ही है। आपको पता है हमारे सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है MKI, सुखोई MKI हमने 30 वहां से खरीदे और लगभग 200 अपने बना लिए हमने इंडिया में, ठीक है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि आप अपने आप बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इसलिए भी जरूरी है कि भाई नट बोल्ट नहीं मिलते हैं उस कंपनी के, ठीक है ना। ईरान ने F-15 खरीदे थे बड़ी संख्या में, पर बाद में ईरान और अमेरिका की दुश्मनी हो गई। तो ईरान को अपने विमान उड़ाने के लिए अगर कोई हल्का सा नट भी खत्म हो जाता ना, तो फिर स्मगल करके लाना पड़ता था अमेरिका से, या फिर कोई एक विमान खड़ा करते थे और उसको कैनिबलाइज करते थे। यानी कि एक विमान खरीदो और उसके सारे इंस्ट्रूमेंट निकाल लो और दूसरे विमान में अगर टूट रहा है तो यूज करो। मैं पता नहीं क्यों बार बार विमान वर्ड यूज कर रहा हूँ, फाइटर जेट की बात कर रहा हूँ, लड़ाकू विमान। एनीवेज, ठीक है ना। तो यहाँ हो गए। इसके अलावा रशिया इज लार्जेस्ट, रशिया का बहुत बड़ी मात्रा में तेल भी खरीदते हैं। कहना है कि हम चाइना के साथ, हाँ, चाइना को नहीं कह पा रहा है अमेरिका कि भाई कि रशिया ऑयल क्यों खरीद रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि चाइना को अगर बोलेंगे तो चाइना पार्ट के कुछ बोल देगा। हमको बोलने की हिम्मत कैसे हो पा रहा है? पता है हमें आज रशियन ऑयल क्यों खरीदना पड़ रहा है? रशियन ऑयल खरीदना पड़ रहा है क्योंकि हमारी जो रिफाइनरीज है ना, वो उस तरीके से इक्विप्ड है कि वो लाइट स्वीट क्रूड को अच्छे तरीके से प्रोसेस कर सकती हैं। पहले हम ईरान से बड़ी संख्या में लेते थे, बट किसी के दबाव में हमने ईरान से ऑयल लेना बंद कर। एनीवेज, ओके, अलॉन्ग विद द टाइम व्हेन एवरीबॉडी वांट्स रशिया टू स्टॉप किलिंग इन यूक्रेन। मैं यूक्रेन में कभी एपिसोड बनाऊंगा दोस्त। आपको जो विलेन लगता है वो हीरो है, जो हीरो लगता है वो विलेन। और ये चूतियापा की किलिंग ऑफ यूक्रेनियन जो मार रहे हैं, अमेरिका खुद बोलता है कि 1 मिलियन लोग मारे गए हैं रशिया में, फिर भी पुतिन नहीं मान रहा है ना। और वो खुद ही बोलता है कि 2-3 लाख लोग मारे गए हैं यूक्रेन में, यानी कि 2-3 लाख लोगों की मौत की कीमत ज्यादा है, और 10 लाख की नहीं है, क्योंकि वो रशियन है। खैर ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली मारे गए लोग यूक्रेन में ही ज़्यादा है, यूक्रेन की ही सेना ज़्यादा है, बट वो दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर डे। अब इन्होंने बोला कि भाई 25% और भैया पेनल्टी भी लगा देंगे। दोस्त, ये शुरुआत में ज़रूर हो सकता है, बट ये टिकेगा नहीं। 6 महीने के अंदर ये पॉलिसी अमेरिका को रिवर्स करनी पड़ेगी। बट हाँ, फिलहाल अमेरिका ने दबाव के लिए डाली है, तो हो सकता है कि दबाव में हम कुछ कर लें। अगर हम दबाव में नहीं आएंगे तो पलटना पड़ेगा। रशिया के खिलाफ उन्होंने दबाव, चाइना के खिलाफ उन्होंने दबाव ट्राई किया और नहीं किया थोड़ी देर बाद। पता है क्यों? सिंपल है, ये टैरिफ हमारे गुड्स पे लगाया गया है। अब समझिए, मान लीजिए कि अमेरिका को इंडिया साबुन एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, साबुन, वो साबुन जो है वो $10 का है, $10 का मान लीजिए, वैसे $10 का नहीं होगा बट फिर भी मान लीजिए $10। अब उस पर 25% टैरिफ लगा दिए, यानी कि वो कितने का हो गया? $12.50 का। अब इस टैरिफ का एम क्या है? इस टैरिफ का एम बहुत सिंपल सा है। इस टैरिफ का एम ये नहीं है कि इंडिया का आप साबुन खरीद दें $12.5 में। इस टैरिफ का एम ये है कि इंडिया और विदेशी साबुन महंगा हो गया तो अमेरिका की जनता मजबूर हो जाएगी देसी साबुन खरीदने में। और अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात। पता है आपको क्यों ऐसा नहीं है? यार, अमेरिका में साबुन बनता ही नहीं। मैं साबुन एक एज अ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इंडिया जो चीज़ एक्सपोर्ट करता है ना, वो अमेरिका वाले कर ही नहीं सकते। सर्विसेज एक्सपोर्ट, ऐसा नहीं है कि कैपेबिलिटी नहीं है उनमें, कैपेबिलिटी कितनी भी रह लें, इतनी बड़ी मात्रा में टैलेंट पूल आपके पास नहीं मिलेगा जहाँ जितना इंडिया का है, और इतना सस्ते में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा।
बहुत एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ इंडिया में मान लीजिए कि आप अमेरिका में $10 $12 टेक्निकल जो वर्कर हैं वो $15 के आसपास उनको मिलता है पर आवर का, यानी कि 15 चौके 60, 15 चौके 60। मैं अंग्रेजी कितनी बोल लूँ पर हिसाब हिंदी में ही करना पड़ता है दोस्त, यानी $120 पर डे। 30 दिन की बात कर ले तो $12×36, 12×36 यानी $3600। अब $3600 को हम रुपए में बदल लें तो 8×24, 8×48 लगभग 2,80,000 रुपए। बोला 2,80,000 रुपए या 3 लाख मान लीजिए। 3 लाख को पता है कितना होता है? 3 लाख रुपए महीना। इंडिया में 3 लाख रुपए महीने का मतलब है 36 लाख का पैकेज है। आप यहाँ पे रईसी चलती है 36, और वहाँ पे मिनिमम वेज है, यानी कि आपका मजदूर अगर काम करेगा ना तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। यहाँ मेरे को 15-15 साल लोगों जिनने काम कर लिया, 15 साल 20 साल, उनको वो मेरे को पता है 20 साल तक 20 लाख तक पैकेज जाता है उनका, उसके आगे मुश्किल है। ठीक है ना? तो पहली बात तो हमारे जो प्राइसेस है उनको ही मैच नहीं कर पाएगा उनका लेबर। दूसरा जो है, अगर मैच कर भी लिया तो इतनी संख्या में उनके पास लेबर ही नहीं होंगे जितने हमारे पास। ठीक है? क्यों मैं साबुन का एग्जांपल दिया था? साबुन अगर अमेरिका बनाता नहीं है तो वो तो हमारा ही खरीदना पड़ेगा ना। पहले अमेरिका जनता 10 में खरीद रही थी, अब 12.5 में खरीदेगी। और जब वो बोलेगी एकदम से 2-3 महीने बाद रियलाइज करेगी यार हम ये चूतिएंगे, 12.5 में खरीद रहे हैं वही चीज जो 10 में खरीद रहे थे। नुकसान किसको हो रहा है? इंडिया को तो नहीं हो रहा है, इंडिया तो वही पैसे लेगा जो पहले ले रहा था। तो ये टैरिफ जो है ना, चाइना के खिलाफ करके देख लिया अमेरिका ने, फेल हो गए। दूसरे नेशंस के खिलाफ भी करके देख लिया अमेरिका ने, लगभग फेल ही हो गए, और यहाँ पे भी फेल हो। ठीक है? टैरिफ तभी ही काम कर सकते हैं जब आपके पास लोकल रिप्लेसमेंट मैन्युफैक्चरिंग बेस हो। समझ गए आप? यानी कि जब इंडिया का साबुन महंगा हो जाए तो हम अपना साबुन बेचें, जब इंडिया के आईटी सर्विसेज महंगी कर दें हम, और फिर हम अपने लोगों को आईटी सर्विस में लगाते रहें। राइट? दैट इज द ओनली वे वेयर इट मेक्स सेंस, अदरवाइज इट डजंट। तो ये खेल है दोस्त, है ना? उम्मीद है कि आपका नॉलेज थोड़ा बहुत तो बढ़ा होगा, और बढ़ा है तो शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंग की, लड़ेंगे।